दोस्तों, महाशक्तिशाली कहे जाने वाले दो देश अमेरिका और रशिया ने पिछले 50 सालों से सुपर पावर का टैग अपने नाम कर रखा है। आखिर ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन सा देश सुपर पावर है और कौन सा नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोच रहे होंगे कि शायद एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर पावरफुल मिलिट्री फोर्स के दम पर, लेकिन अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले चाइना को ही देखें तो पिछले 2 सालों में इनके रॉकेट 4 बार लॉन्च होने के बाद वापस जमीन पर आ गिरे हैं। अब बात करें अगर पावरफुल मिलिट्री की, तो रशिया यूक्रेन वॉर का रिजल्ट तो आपके सामने ही है कि कैसे छोटे से देश ने रशिया की नाक में नकेल डाली हुई है। वहीं यूएस जैसा देश भी अफगानिस्तान में मात खा चुका है और इस बेसिस पर इन देशों को सुपर पावर कहना कहीं ना कहीं गलत ही होगा, क्योंकि छोटे छोटे देशों ने भी इन सुपर पावर का मुकाबला करना सीख लिया है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो आज जो पावर पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही है वो है गूगल, एप्पल, अमेजॉन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। इसमें एक बात तो साफ है कि अब ये मिलिट्री का नहीं बल्कि डिजिटलाइजेशन का दौर है। दोस्तों, इंडिया ने भी सुपर पावर के सीक्रेट फॉर्मूले को खोज लिया है, जहां वो दूसरे देशों का साथ लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आखिर क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला और आने वाले सालों में कैसे इंडिया पूरी दुनिया पर राज करने वाला है, आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में चल रही बैटल फॉर सुपरमेसी के बीच इंडिया को जो G20 की अध्यक्षता मिलना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप G20 के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये दुनिया के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों का एक ग्रुप है जो ग्लोबल इकोनॉमी का एजेंडा तय करते हैं। 1999 में गठित दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 20 G20 समूह की कल्पना एक ऐसे ब्लॉक के रूप में की गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाएगा। इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन 2008 में शुरू हुआ। G20 नेताओं का जमावड़ा अर्थशास्त्र के साथ साथ अन्य दबाव वाले वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। शुरुआत में इसमें दुनिया के सिर्फ 7 बड़े पावरफुल कंट्रीज ही शामिल थे, लेकिन अब 12 और देशों के साथ इंडिया भी इसमें जुड़ चुका है। यानी अब इंडिया भी उन महाशक्तियों में गिना जाने लगा है जिसका वो कभी मुकाबला भी नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल G20 के बदौलत हो रहा है, बल्कि इसके पीछे एक और वजह है जिसे हम PDI कहते हैं, मतलब पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि बाकी देशों के मुकाबले इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे अपने कदमों की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों, भारत को कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग गई है कि छोटी सी ग्रुप टेक हो या फिर डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे बड़े बड़े काम, हर जगह इंटरनेट ही सबसे बड़ी जरूरत बनने वाला है। अगर हम पिछले 15 से 20 सालों का डेटा देखें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट बिजनेस टेक कंपनी है और 1998 में शुरू किए गए गूगल की बात करें तो इस कंपनी के नेटवर्क आज $1148 बिलियन है, जिसकी वजह है बढ़ते इंटरनेट यूजर्स के इसी ग्रोथ ने अमेजॉन, एप्पल और मेटा जैसे न जाने कितने बड़े टेक जेंट्स खड़े कर दिए हैं जो सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग और टेक्नोलॉजी की और भी कई फील्ड में अपना कब्जा जमा चुके हैं। इन टेक जायंट्स ने एक ऐसी मोनोपोली को क्रिएट कर दिया है जिसका मुकाबला गवर्नमेंट तक नहीं कर पा रही है। और इससे इतना तो जरूर साफ हो गया है कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को वही कंट्रोल करेगा, या फिर ये कहें कि पूरी दुनिया पर वही राज करेगा जिसकी मुट्ठी में टेक्नोलॉजी की पावर होगी। अब जहां पूरी दुनिया बॉर्डर पर खुद को सुपर पावर साबित करने में बिजी थी, वहीं इंडिया ने सुपर पावर के उस सीक्रेट फॉर्मूले को खोज निकाला जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया ने ऐसी काफी एडवांस चीजों को सामने लाया जिन्हें आज पूरी दुनिया हासिल करना चाहती है। और इससे सबसे पहले नंबर पर आता है भारत का अपना जादुई कमाल जिसने सबके होश उड़ाए हुए हैं, और वो है भारत का अपना यूपीआई। दोस्तों, आपको बता दें यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और 2022 तक ये इतना पॉपुलर हो गया कि इसके यूजर बेस 260 मिलियन के नंबर को क्रॉस कर गया। और हैरानी की बात तो यह है कि आज यूपीआई से हर महीने 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन का काम होता है। यूपीआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन को बहुत ही आसान बना दिया है। इसमें ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी तरह की एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ती और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि पैसे सेंड करने के 2 से 3 सेकंड के अंदर ही उन लोगों के बैंक में रिसीव हो जाते हैं। यूपीआई का बड़ा फायदा यह भी है कि ये 24/7 अवेलेबल रहता है, यानी अमाउंट को सेंड या रिसीव करने के लिए बैंक के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भी यूपीआई के और भी कई फायदे हैं जिन्हें देखकर दुनिया के अलग अलग देश इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला था भूटान। फिर भूटान के बाद तो जैसे यूपीआई को अडॉप्ट करने का मानो सिलसिला ही शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद यूके, नेपाल, ओमान, यूएई, फ्रांस, मलेशिया और सिंगापुर जैसी कई बड़े बड़े देशों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। फिलहाल इनके अलावा 30 और देशों से यूपीआई को अडॉप्ट करने की बात चल रही है। इसीलिए दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा स्वदेशी यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया पर अपना डोमिनेंस कायम कर लेगा, क्योंकि 2022 के प्राइम टाइम पर रियल टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया में यूज किए जाने वाले यूपीआई सिस्टम बाकी डेवलप्ड देशों के सिमिलर सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस और सिक्योर है, और यही इसे सबसे ज्यादा खास बनाता है।
दोस्तों, यूपीआई के अलावा आधार कार्ड भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, जिसे 28 जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया था और अक्टूबर 2021 तक ये 131 करोड़ इंडियंस की पहचान बन चुका था। आज आधार कार्ड हमारे लिए इतना कन्वीनियंट हो चुका है कि सिर्फ इस एक कार्ड से भारत का कोई भी सिटीजन गैस कनेक्शन, गवर्नमेंट सब्सिडी, आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ और इनकम टैक्स जैसी कई जगहों पर यूज कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है और वो चेंज है तेजी से ऊपर होते बैंक अकाउंट्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 15 साल के ऊपर वाली पॉपुलेशन में 80% के पास अपने खुद के बैंक अकाउंट हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब ये नंबर सिर्फ 55.7% था। पता ऐसा क्यों था? क्योंकि तब ज्यादातर बैंक्स में 3 से 5 हजार का मिनिमम बैलेंस होना जरूरी होता था और ये बात हम सब जानते हैं कि इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं रहते, इसीलिए लोग चाहकर भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते थे और अकाउंट ना होने से ये किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते थे। इन्हीं सब प्रॉब्लम को समझते हुए 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने जन धन योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद पूरे देश को बैंकिंग के दायरे में लाना था ताकि हर परिवार बैंकिंग फैसिलिटीज का फायदा उठा सके और इस स्कीम से नॉन बैंकिंग एरियाज स्पेशली रूरल एरिया में लोगों को आसानी से लोग इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सके। दोस्तों, इस स्कीम की सबसे खास बात थी जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट और आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी 2015 तक यानी एक साल के अंदर 12.5 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन किए गए। वहीं 2016 में यह नंबर 30 करोड़ को पार कर गया और देखते ही देखते 2021 तक 41.6 करोड़ लोग जन धन अकाउंट खुलवा चुके थे। इस तरह बहुत ही कम समय में इंडिया में अकाउंट होल्डर का डेटा 55% से बढ़कर 80% को क्रॉस कर गया और आज पर पर्सन एवरेज डिपॉजिट भी पहले के मुकाबले 71% तक बढ़ गया है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया का एक और बड़ा एग्जांपल है डिजिटल लॉकर, जिसे हम डिजी लॉकर के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली एक तरह का वर्चुअल लॉकर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासवर्ड वगैरह को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, जिसका फायदा यह है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह डिजिटल फॉर्म में तो मिल ही जाते हैं, डिजिटल फॉर्म में मिल जाते हैं और इमरजेंसी के केस में इसे बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट भी इन कॉपीज को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही मानती है और इसीलिए आप डिजी लॉकर में स्टोर डॉक्यूमेंट को दिखाकर बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। यहां तक कि इसके जरिए लोन्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग इन डॉक्यूमेंट्स को मानने से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनकार नहीं कर सकता है और इन्हीं सब फैसिलिटीज की वजह से डिजी लॉकर में 101 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दोस्तों, इंडिया ने ऐसी कई चीजों को इतने कम समय में पूरा करके दिखाया है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था और ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC भी भारत के डिजिटलाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। असल में ONDC का मकसद ई कॉमर्स मार्केट में कुछ कंपनियों को मोनोपोली को खत्म करना है, क्योंकि इस समय भारत की ई कॉमर्स मार्केट में केवल 2 ही कंपनीज राज करती हैं और इंडिया के छोटे छोटे सेलर्स और छोटे कस्बों के दुकानदार इन कंपनियों की मोनोपोली से डरे हुए हैं। दोस्तों, ONDC का मकसद एक ऐसा ओपन नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है जिसमें किसी एक प्लेटफॉर्म का दबदबा ना रहे, बल्कि दुकानदार किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने गुड एंड सर्विसेज को बेच सके। इस सब के अलावा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन एवं खरीद बेच के सभी पहलुओं के लिए खुले मंच को प्रोत्साहित करना है, जिसका इस्तेमाल सभी ऑनलाइन रिटेल विक्रेता कर सकें। माना जा रहा है कि इस ONDC नेटवर्क से छोटे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा एवं बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों की ऑनलाइन मार्केट पर मोनोपोली नहीं रह जाएगी। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तब इंडिया ने अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन के जरिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन बनाकर एक मिसाल पेश की और दुनिया को दिखाया कि नया डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितना आगे है। कोविड प्लेटफॉर्म की हेल्प से बहुत ही कम समय के अंदर इंडिया में 350 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। वैसे दोस्तों, कोविड पोर्टल सिर्फ इंडिया के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसके एडवांटेज को देखते हुए लगभग 76 कंट्रीज ने इस पोर्टल का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद इसे भी यूपीआई की तरह ग्लोबली ओपन कर दिया गया है। आज WHO भी कोविड पोर्टल पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और इसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह यूज किए जाने पर चर्चा भी चल रही है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं जो ये साबित करते हैं कि इंडिया ने सुपर पावर बनने का सेकंड फार्मूला खोज निकाला और ऐसा हम नहीं कहते हैं बल्कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS का भी यही मानना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने पिछले 10 सालों में जितने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उस लेवल तक पहुंचने में दूसरे देशों को शायद 50 साल तक का समय लग जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अभी भी सैकड़ों ऐसे देश हैं जहां अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन से कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि आने वाले टाइम में इंडिया की पोजीशन और भी ज्यादा ऊपर जाने वाली है, क्योंकि अब दुनिया का केवल वही देश सबसे आगे होगा जिसका पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा एडवांस होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।